हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के एमसीक्यू करवाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सितंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए। ये जो एमसीक्यू है हमारे, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर से लिए गए हैं जो कि पिछले साल हमारा हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सभी एमसीक्यू के साथ। देखिए, पहला एमसीक्यू है आपका, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स इज बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब क्या होता है? इंटीजर होता है। जेड मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जैसे कि 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही अनलिमिटेड इधर और उधर चलते रहे, उन टर्म्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो आप इस एक्स को इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें से एक्स कॉमन ले लोगे ना, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बताओ, एक एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 की। और यहाँ पर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 की। तो यहाँ पर एक्स के कितनी वैल्यू निकल रही है? 2। एक्स की कितनी वैल्यू निकल रही है? 2। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। बच्चा इसको गलती कर सकता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है, तो एक्स से एक्स काट देगा, तो फिर ए की वैल्यू निकल के आएगी, तो वहां पर गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी किसी की वैल्यू निकालनी होगी, एक्स वाई जेड किसी की भी वैल्यू निकालनी होती है, उसको काटा नहीं जाता, उसको डिलीट नहीं किया जाता, उसको न्यूमरेटर वाली टर्म्स को कभी भी हटाया नहीं जाता। बस समझ रहे? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे कह रहा है, अगला कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट ए बी, ए और बी दो सेट हैं, आपको बोल रखा है कि ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर होगी? तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता था कॉमन। ठीक है, और यूनियन का मतलब होता है टोटल। मतलब आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी दोनों हैं। एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी दोनों है, जिसे हम कह रहे हैं ए यूनियन बी। ठीक है, और एक अलग सेट है ए, तो उसमें बोल रहा है कि इनमें से कॉमन बताओ। कॉमन क्या होगा बताओ? एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी दोनों हैं, और एक अगर अलग है हमारा ए, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जो ए है दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बस मेरी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें जो कॉमन आएगा आपका क्या आएगा? ए आएगा। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कोई दिक्कत वाला नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। रेंज बतानी है आपको। रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में दिस, आपको एफ एक्स दे रखा है 2 माइनस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म्स आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि माइनस का 1 लिखा हुआ है मॉडुलस के अंदर, तो इसको ओपन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 लिखा हुआ है तो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी नेगेटिव टर्म्स हो या कोई भी टर्म्स हो, वो हमेशा मॉडुलस के बाहर जो होती है पॉजिटिव ही हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी रेंज बतानी है। रेंज क्या होती है भाई? रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। रेंज का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू। जो फंक्शन हो रखा होता है उसमें जो एफ एक्स होता है उसको आप y मान लो। डोमेन होते हैं और रेंज होते हैं और कोडोमेन होते हैं, तीन चीजें होती हैं इसमें। रेंज जो डोमेन होता है वो होता है एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और रेंज जो होता है वो एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा उसे रेंज कहते हैं। और कोडोमेन जिस सेट में से ले रहे हैं तो उसको कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पता लगाने वाले हैं कि रेंज क्या है। रेंज क्या होती है कि वैल्यू पुट करो, जो आंसर आएगा उसको हम रेंज कहते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार हम वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। देखो, अगर आपने यहाँ पर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखी, कोई भी वैल्यू रखी, जैसे कि आप 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, है ना। जैसे कि अगर आपने मान के चलो सबसे पहले 0 रख दिया, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपने 1 रख दिया, तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, या 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपने -1 रख दिया, अगर वैल्यू के अंदर आपने -1 रख दिया, 2 माइनस -1, तब भी ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने 3 रख दिया,
2 माइनस 3 रख दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 3, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। फिर अगर आपने -3 रख दिया तो भी ये माइनस का रहेगा और ये क्या हो जाएगा, फिर प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। अगर आपने यहाँ पर 4 रख दिया तो 2 माइनस 4 यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने माइनस का 4 रख दिया तो 2 माइनस 4 फिर भी माइनस का 2 ही आएगा। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो, आपको ये समझ में आ रहा है कि अब आप 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे ना, तो वो सारी की सारी टर्म्स जो है नेगेटिव में आएँगी। जैसे कि यहाँ पर आपने 2 से बड़ा रखा 3 तो यहाँ माइनस में आ गया, 4 रखा तो माइनस में आ गया, ऐसे ही 5 रखोगे तो भी माइनस में आएगा। मतलब सारी टर्म्स किस में आएगी? माइनस में आती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू थी वो आपकी थी 2। तो जो भी आंसर आपका आएगा y का, वो 2 से नीचे-नीचे आएगा और नेगेटिव तक जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, y की जो रेंज है, मतलब रेंज जो दे रखी है यहाँ पर, वो आपको सबसे बड़ा दे रखा है 2, ठीक है? सबसे बड़ा क्या दे रखा है? 2, और फिर उसके बाद नीचे की वैल्यू होंगी। चलो ऐसे लिखेंगे इसको, जो सबसे बड़ा है वो इस तरफ लिखा जाएगा 2, कि 2 जो है इंक्लूड हो रहा है इसमें। और फिर उससे नीचे कितने आ रहे हैं? उससे नीचे आ रहा है माइनस का इन्फिनिटी, और माइनस के इन्फिनिटी में पॉजिटिव ओपन ब्रैकेट लगा के चलते हैं, ठीक है ना? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक की आपकी रेंज यहाँ पर चल रही है। बात समझ आ रही है? तो y जो है किसके बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक बिलोंग कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, माइनस इन्फिनिटी टू 2। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए दे रखा है आपको 358 एंड बी दे रखा है SET, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, किसी भी सेट है, 2 सेट है हमारे पास यहाँ पर 358, और एक दूसरा सेट है बी, जिसको हमने कह दिया SET। तो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? बहुत ही सिंपल है, इसके एलिमेंट कितने? 3, और इसके एलिमेंट कितने? 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 9। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डोमेन निकालना है, डोमेन। देखो, अभी बताया था रेंज, रेंज का मतलब y की वैल्यू, डोमेन का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू। जो x की वैल्यू पुट करोगे उसको क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो क्वेश्चन बोला है डोमेन बताओ इसमें, तो डोमेन क्या होगा? तो फंक्शन आपके पास जो दे रखा है, वो दे रखा है मॉडुलस x-4 और मॉडुलस x-9। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना होगा इसमें कि ये जो फंक्शन है, कहीं पर किसी x की वैल्यू को पुट करने पर नॉट डिफाइन तो नहीं आ रहा। तो देखो, यहाँ पर जो x की वैल्यू है, यहाँ पर अगर आप 9 रख दोगे या -9 रख दोगे तो ये दोनों 9 हो जाएंगे। 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब x की जगह पर आप -9 और 9 तो नहीं रख सकते, सिंपल सा कंसेप्ट है। और क्या रख सकते हो? और सब कुछ रख सकते हो आप। अगर 4 भी रख दोगे तो ऊपर तो 0 चलेगा, बट नीचे 0 नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह पर आप सारे नंबर रख सकते हैं, यानी कि रियल नंबर रख सकते हो, बट एक्सेप्ट एक्सेप्ट के लिए क्या कर देते हैं? माइनस लगा देते हैं। -9 और 9 नहीं रख सकते। ये करली ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यही 2 टर्म्स नहीं रख सकते, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक्स के जो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रियल नंबर रख सकते हैं, सारे रियल नंबर रख सकते हैं आप, बट 9 -9 से लेकर 9 नहीं रख सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कि रियल नंबर रख सकते हैं बट -9 से लेकर 9 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। बस समझो, रही सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियन मेजर बताना है आपको। रेडियन मेजर बहुत ही सिंपल सा है कि 240 डिग्री लिखा हुआ है, इसका रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 180, और डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन में पाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो, 0 से तो 0 कट जाएगा। 24 और 18 का सेम टेबल क्या है? 6, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 4 पाई/3। तो इसका रेडियन मेजर हो जाएगा 4 पाई/3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, 7th, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो a प्लस आयोटा b,
उसका मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी ए प्लस आयोटा बी, उसमें ए जो होगा उसका स्क्वायर कर देना और जो आयोटा के साथ है बी उसका स्क्वायर कर देना, उसका रूट रूट निकाल देना, ठीक है ना। बट आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसको ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करनी होगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है हमें वो दे रखी है 2 + 9 आयोटा अपॉन में 9 - 2 आयोटा। अब ये तो कन्वर्ट नहीं हो रखी है ना, ये कन्वर्ट नहीं हो रखी, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। कैसे करोगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है 9 + 2 आयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 + 2 आयोटा, रैशनलाइज कर देने, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 9 से करा 18, 2 को 2 से करा 2 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा, 4 आयोटा, 9 को इससे करा तो 81 आयोटा, 9 को इससे करा तो प्लस का 18 आयोटा स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब सब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है, इसका ध्यान रखना। आगे अब इसे सॉल्व करो, 18 ये हो जाएगा आपका 85 और ये हो जाएगा माइनस का 18, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 81 माइनस, अब ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। अब 18 में से 18 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये कट गया तो बचा 85 आयोटा अपॉन में ये हो जाएगा 81 माइनस, अब आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 85 आयोटा अपॉन में 85, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, आयोटा बचेगा। अब आयोटा बच रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर ए क्या होगा, 0 और बी क्या होगा, 1, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है ए प्लस आयोटा बी। अब ए तो है ही नहीं हमारे पास, और तो आयोटा के साथ क्या है यहाँ पर 1 है, तो बी की वैल्यू 1 है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो कॉन्जुगेट भी सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जेड दे रखा होगा आपको ए प्लस आयोटा बी। पहले तो हर इक्वेशन को जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली है उसको ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करो, फिर इसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इसमें क्या करना है कि जो आयोटा वाला साइन होता है प्लस का होगा या माइनस का होगा उसको चेंज कर देना है। क्या कर देना है, चेंज। अगर प्लस का होगा तो माइनस में कर देना और माइनस का होगा तो प्लस में कर देना है। इस वाले साइन को ध्यान रखना, ये वाला जो साइन है ये कॉन्जुगेट का है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के साइन के लिए बार लगा देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कॉन्जुगेट निकालना है इसका 1 अपॉन आयोटा का। अब सिंपल सी बात है कि आयोटा नीचे की तरफ नहीं होता, तो रैशनलाइज करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा अपन में आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का आयोटा, ये हो गया। अब देखो क्या करना था कि आयोटा वाली टर्म्स का साइन चेंज करना होता था, तो इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा। बात समझ रही है। तो इस तरीके से ये माइनस का आयोटा था, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लस का आयोटा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इक्वेशन दे रखी है आपको 2 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस एक्स, देन एक्स इज बिलोंग्स टू, एक्स की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो आप जब ये बड़े नंबर का आएगा, ज़्यादा नंबर का आएगा, तो नॉर्मली करते हैं कि एक बार एक्स, जैसे कि मैं नॉर्मली करवा देता हूँ। करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर एक्स है माइनस एक्स है, तो आपको क्या करना होगा कि प्लस एक्स करना होगा और यहाँ पर भी प्लस एक्स, दोनों तरफ सेम वैल्यू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से तो ये कट जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 - 2x, -3 और प्लस का 1 2x, ठीक है। अब यहाँ पर जो 10 है, ये जो 2 है उधर जाएगा, तो 2 उधर जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 2 - 2x लिखा हुआ है, इसमें -2 कर दो और इधर भी क्या कर दो, -2 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा, ये -2x और ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x और 4।
अब क्या होता है कि ये जो माइनस है ना, माइनस की वैल्यू जब उधर जाती है या चेंज होती है, माइनस की वैल्यू कभी भी चेंज होती है तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू -4, इस तरीके से हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है लेस देन आ रही है, यानी कि -4 से कम कम आ रही है, -4 से कम कम आ रही है, तो इसका मतलब किस तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो x जो है बिलोंग किस तरफ कर रहा है, x जो बिलोंग कर रहा है -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक बिलोंग कर रहा है। बात समझ रही है, x की जो वैल्यू है वो -4 से नीचे नीचे जा रही है, ठीक है ना। तो -4 से नीचे नीचे जा रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, -इन्फिनिटी से लेकर 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर। बात समझ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। अगला देखते हैं, टेंथ। टेंथ कह रहा है द वैल्यू ऑफ 7c1, ये 7c1 वैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, 7c1 जैसे कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, +7c2 +7c3 +7c4 +7c5 +7c6। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला सबको पता है इसका। सी का फॉर्मूला क्या होता था, सी का फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल अपॉन में, अब देखो MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है r का फैक्टोरियल 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, ये भी जल्दी कर लेंगे अपन, ठीक है। प्लस ऐसे ही 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 7 - 2 यानी कि 5 का फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 7 - 3 यानी कि 4 का फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 7 - 4 यानी कि 3, प्लस 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल और 7 - 6 1 का फैक्टोरियल, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसका जो आंसर होगा वही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 ऊपर लिखा हुआ है, 7 को जब मल्टीप्लाई ओपन करेंगे तो 7 × 6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा 7, प्लस ऐसे ही इधर भी कि 7 6 और 5 और इसे 2 और 5, तो ये कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, 3 बार में, ठीक है ना। प्लस देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी 5 वाले की, ठीक है ना, और इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 6 5 और 4 अपॉन में 3 2 और इसे 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस अब जो इसकी वैल्यू आ रही है वही इसकी वैल्यू आएगी, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर देते हैं। कितना आएगा, 7 पंजे 35, ये 35 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 या 21, और ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 7 21 35 और 35 21 और 7, सिंपल, 35 और 7 42, ठीक है, 42 और 21 63, 63 का डबल कितना हो जाएगा 126, तो ये हो जाएगा आपका 126, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 126, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहो तो आप 1 मिनट के अंदर इसको कर सकते हो, ये तो हमने थोड़ा सा लेंथी तरीके से कर रखा है, बट बच्चों को याद रहता है कि जैसे कि 7C1 जो होता है वो हमेशा 7 होता है, और 7C6 भी क्या होता है, हमेशा 7 होता है, ऐसे बच्चों को याद रखना पड़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म by using the digit 02467, सॉरी 02467, ठीक है, 5 डिजिट है, इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब देखो आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक तो पहली बात तो जीरो नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग में, अगर आप 4 डिजिट का कोई नंबर बना रहे हो तो यहाँ पर आप जीरो नॉट अलाउड रखेंगे, है ना, यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए, तो जब हम सबसे पहले 4 डिजिट इसमें से लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 5 डिजिट हैं, 5 में से 4 आप यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, तो 4 जब आप लोगे ना तो इक्वेशन बताओ, वेज कितने आएंगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 4 का फैक्टोरियल, यानी कि नीचे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 3 2 और 1, तो कितना हो जाएगा 5 और 20 20 60 60 120, तो यहाँ तो 120 आ गई।
आपने क्या करा, आपने ये करा कि आपने इन पांचों में से 4 डिजिट लिए हैं और एक नंबर ऑफ वेज निकाले, तो नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आए हैं, 120। बट आपने जब ये जो पांचों में से 4 डिजिट ली होंगी तो वहां पर जीरो भी आया होगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि जीरो को यहाँ पर फिक्स कर दो, जीरो को हटा दो, ठीक है। जीरो को हटा दोगे तो आपके पास कितनी संख्या बची है 4। 4 में से 3 डिजिट को यहाँ पर रखोगे, 4 में से 3 ही रखोगे ना, क्योंकि एक तो हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले क्या करा कि टोटल वैल्यू निकाली, टोटल वैल्यू निकाली कि टोटल वैल्यू कितनी निकलेंगी, 120। अब उसमें से जो हमने टोटल वैल्यूज निकाली होंगी ना, तो जीरो भी तो कई जगह पर आ रहा होगा। जब हम 4 डिजिट ले रहे होंगे उसमें जीरो भी तो कहीं ना कहीं आ रहा होगा पहली प्लेस पे। अगर जीरो पहली प्लेस पे आएगा तो 4 नहीं 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, जीरो को फिक्स करते हुए हमारे पास कितनी डिजिट बची हैं, 4। अब 4 में से 3 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 3 यानी कि 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 3 2 कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 24, 24 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि ये तो थी 120, मतलब 120 जो थी वो 4 डिजिट वाली नंबर थी, और 24 ऐसी नंबर हैं जिसमें जीरो जो है पहली प्लेस पर आ चुका है, तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो आपको इसको माइनस कर देना है, तो कितने बचेंगे, 96। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 96 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ रही है। इस तरीके से करना है, ध्यान रखना क्वेश्चन में आएगा जहां पर जीरो दे रखा होगा तो वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल बन जाता है, ठीक है, समझ के चलिए, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ द दिस, मीन निकालना है आपको 7 2 8 9 4 का, इज ए एंड बी। अच्छा, इसका जो मीन है तो आपको क्या दे रखा है, जैसे कि 5 डिजिट हैं, तो 5 डिजिट का जो मीन होता है, 5 नहीं है, 7 है, 2 है, 8 है, 9 है और प्लस का 4 है। आपके पास कितने डिजिट डिजिट आ गई, 5। 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये किसके बराबर दे रखा है, मीन के बराबर दे रखा है। आपको पता होगा कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो ये मीन का फॉर्मूला हो गया कि सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो हम हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। अब जोड़ देते हैं इसको, कितना आएगा देखो। अब देखिए ये हो जाएगा 7 + 2 9, 9 9 18 और 18 और 4 आपका हो जाएगा 22, 22 + 8 30, 30 अपॉन में 5 यानी कि 6 आ जाएगा ये। तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपके 6 के बराबर आ गई, ठीक है। आगे कह रहा है एंड मीडियन भी दे रखा है, मीन और मीडियन दोनों दे रखे हैं, तो मीडियन दे रखा है आपको कितना, बी। मीडियन कितना दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। और देन द वैल्यू ऑफ 2a - b, तो सिंपल सा है, ए की वैल्यू तो आ गई, अब बी की वैल्यू निकाल देते हैं। उस मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। असेंडिंग यानी कि सबसे छोटा क्या है, 2 है, फिर 4, फिर 7 8 9, और मीडियन क्या होता है, जो सबसे बीच का होता है, मतलब बीच का क्या है, 7 है, ठीक है ना। तो इसमें बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2a - b। अच्छा, 2a - b का फैक्टोरियल है, ठीक है ना, ध्यान रखना 2a - b का फैक्टोरियल। तो 2a - b का फैक्टोरियल निकालना है, बहुत ही सिंपल सा हो गया। ए कितना है आपके पास, 6, और बी कितना है, 7। तो ये हो जाएगा 12, 12 - 5 कितना, 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 और 1, 5 और 20 3 60 दूनी 120। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, 120, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रही, क्वेश्चन सिंपल से हैं, क्वेश्चन में कुछ इतना दम नहीं है, बस आप लॉजिकली क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ते रहिए। पढ़ते रहोगे तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम का मतलब होता है कि इतने तो आने चाहिए, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, यानी कि 2 हेड वाला देखना है, 3 हेड वाला भी देख सकते हैं, 4 हेड वाला देख सकते हैं, बट क्वेश्चन कितनी बार उछाला गया है वो देखो। आगे कह रहा है कि इन द टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन को उछाल रहे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हो सकते हैं, 3। तो यानी कि 2 हेड वाला भी देखना है और 3 हेड वाला भी आपको देखना है, ठीक है। तो जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 8। क्या क्या होते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, और टेल हेड हेड, हेड टेल हेड,
और टेल हेड टेल, इस तरीके से। अब आपको ये देखना है कि कम से कम दो किस किस पे आ रखा होगा। कम से कम दो यहाँ पर आ रखा है, तीन आ रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी आ रखा है, और यहाँ पर आ रखा है, और यहाँ पर आ रखा है। तो कितनी जगह पर आ रखे हैं? चार जगह पर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/8, यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? कम से कम का मतलब है दो भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा कितने हो सकते हैं? जितने तक हमारे कॉइन्स चल रहे हैं, ठीक है, तीन तक। तो दो या तीन जो हेड होंगे उन सबको हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, 14। क्वेश्चन कह रहा है कि cos x = 0 है, तो देन x की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू क्या है? देखो, इसमें ना जनरल फॉर्म होती है cos की। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है 2n+1 π/2, ठीक है, 2n+1 π/2। अब ये 2n+1 क्या शो करना चाहता है? 2n+1 का मतलब है ऑड नंबर। ऑड नंबर, देखिए ऑड टर्म्स, यानी कि जैसे कि हमारे पास ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3π/2 होता है, ये। तो ऑड नंबर को इनको कहते हैं, यानी कि ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। यानी कि जितने भी ऑड नंबर होंगे ना, किसके? π/2 के, उन सबको ले लिया जाएगा। तो π/2 यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो इसको ऑड नंबर कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर π/2 दो हो जाएंगे, तो क्योंकि π/2 और π/2 पाई हो जाता है। यहाँ पर दो तीसरी बार आता है, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। ये क्या है आपका? एक तरह से ऑड नंबर शो कर रहा है कि π/2 जो होगा वो ऑड नंबर से रिलेटेड होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2n+1 π/2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होती है, इसको याद करना होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए आपको बस याद रखना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 15। इवेल्युएट करना है 1 - sec² x किसके बराबर होता है? ये तो सिंपल सा है कि हम जानते हैं कि sec² x - tan² x = 1 होता है। तो हमें -tan² x मैं ये उधर ले जाना है, तो 1 - sec²x, तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस का tan² x के बराबर, ठीक है। ये आ गया ना, 1 - sec² x किसके बराबर हो गया? माइनस का tan² x के बराबर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस का tan²x, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, 7 इज लेस देन 5 इज। तो 7 इज लेस देन 5 ये क्या है? लीनियर इनइक्वलिटी है। क्या है? लीनियर इनइक्वलिटी है। लीनियर है ना, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल मत लिख देना, लीनियर इनइक्वलिटी ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ax² + bx + c इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। कैसे टर्म है? क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, तो स्ट्रिक्ट वाली नहीं है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा नन, ठीक है। ध्यान रखना, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा नन। अगला, NP0 इज क्या? NP0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो बहुत सिंपल सा है वैसे। तो कैसे करना होता है कि एन पी आर का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन में n - r का फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन बोल रहा है NP0 निकलना है, तो n अपॉन में n - 0, तो n अपॉन में n फैक्टोरियल हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी सॉरी बी, यानी कि 1, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको 18 MCQ करवा दी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड थे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसके सेक्शन बी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ।